तारीख थी 23 जून 2018। दिन के लगभग 1 बजे दिल्ली के मशहूर कैंट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक सड़क पर खून से लथपथ एक महिला की लाश मिलती है। जहां पर यह लाश मिली थी वह आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के बेहद करीब था। ऐसे संवेदनशील इलाके में लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है। इसके तुरंत बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। शुरुआती कुछ घंटों तक तो लाश की पहचान नहीं हो पाती, मगर जब लाश की पहचान होती है तो पूरे पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच जाती है कि मरने वाली महिला कोई मामूली महिला नहीं थी, एक बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस अब जल्द से जल्द कातिल और कत्ल की वजह की तलाश में लग जाती है और फिर पुलिस जांच में जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती। तो आखिर मरने वाली महिला कौन थी, कातिल कौन था और कैसे पकड़ा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कत्ल करने की वजह क्या थी। चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। कातिल और कत्ल की वजह के बारे में जानकर आप भी शौक हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि कैंट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों की नज़र सड़क पर खून में डूबी मृतक महिला पर पड़ती है। आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पहली नज़र में देखने पर ऐसा लग रहा था कि महिला को किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया है। पुलिस इसे एक हिट एंड रन का मामला मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेती है। शुरुआती जांच के बाद ही फॉरेंसिक टीम दावा करती है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार यह एक हिट एंड रन का मामला नहीं है, बल्कि महिला को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शरीर पर गाड़ी चढ़ाई गई है। दरअसल फॉरेंसिक टीम ने जब मृत महिला के शरीर की जांच की तो उन्हें महिला की गर्दन पर कई घाव के निशान भी मिलते हैं। उन निशानों को देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट समझ जाते हैं कि किसी हथियार से पहले महिला का गला रेता गया है और फिर उसे यहाँ लाकर उसके शरीर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। पुलिस को शक होता है कि शायद यह हत्या या लूट मार या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से हो सकता है, लेकिन जब पुलिस लाश की जांच करती है तो पाया जाता है कि महिला ने जो कुछ भी गहने पहने हुए थे सब कुछ सही सलामत है और किसी भी तरह के दस्तावेज महिला की लाश के पास से नहीं मिले जिससे उसकी पहचान की जा सके। पास में मोबाइल भी नहीं था। अब पुलिस मामला दर्ज करते हुए उसकी पहचान की कोशिश में लग जाती है। महिला की लाश लगभग 1 बजे दिन में मिली थी। उसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं मगर महिला की पहचान नहीं हो सकी। दिल्ली के दूसरे पुलिस थाने में इस महिला की तस्वीर भी भेज दी जाती ताकि जल्द से जल्द इसकी पहचान की जा सके, मगर पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। अब पुलिस हाथ पैर मार रही थी कि शाम के लगभग 4 बजे नारायणा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और पुलिस वालों को कहता है कि दिन में उसकी पत्नी बाहर निकली थी मगर अब तक नहीं आई है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस व्यक्ति की पूरी बात सुनकर पुलिस वाले उस मृत महिला की तस्वीर उस व्यक्ति को दिखाते हैं, जो तस्वीर बस थोड़ी देर पहले ही इस थाने में आई थी। उस तस्वीर को देखते ही आया हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि यही तो मेरी पत्नी है। शिकायत लेकर आया हुआ व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं था, वह इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी थे और जिस मृत महिला की पहचान फ़ोटो के ज़रिए उन्होंने की थी उनकी पत्नी शैलजा द्विवेदी थी। पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी। इनकी शादी कुछ वर्ष पहले ही अमित द्विवेदी से हुई थी। इनका एक बच्चा भी था। पहले शैलजा द्विवेदी अपने पति के साथ कहीं और रहती थी, मगर वहां से अमित द्विवेदी का ट्रांसफ़र हाल ही में दिल्ली हुआ था, इसलिए यह सब दिल्ली में ही आर्मी क्वार्टर में रह रही थी। शैलजा द्विवेदी काफ़ी खूबसूरत थी। उन्होंने कई ब्यूटी कंपटीशन में भी भाग लिया था। शैलजा द्विवेदी एक मॉडल होने की वजह से यह बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल
करने और हत्या की तलाश में लग जाते हैं। पूछताछ का सिलसिला सबसे पहले शैलजा द्विवेदी के पति अमित द्विवेदी से ही शुरू होता है। अमित द्विवेदी बताते हैं कि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उनके पैर में चोट लगी थी। पैर में लगातार दर्द रहने की वजह से अपना इलाज वहीं के आर्मी हॉस्पिटल से करवा रही थी, जहां से उन्हें कुछ हफ्ते तक फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी गई थी। अमित द्विवेदी आगे बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इलाज के लिए वह हर रोज की तरह आज भी उनके ड्राइवर ने आर्मी द्वारा दी गई गाड़ी से शैलजा द्विवेदी को फिजियोथेरेपी कराने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया था। कुछ समय बाद जब ड्राइवर हॉस्पिटल शैलजा द्विवेदी को लेने जाता है तो अस्पताल की ओर से जानकारी दी जाती है कि इलाज के लिए वह आई ही नहीं। इस बात की जानकारी ड्राइवर अमित द्विवेदी को देता है। इसके बाद अमित शैलजा के नंबर पर फ़ोन करते हैं, मगर वह स्विच ऑफ आता है। दोस्तों रिश्तेदारों तक फ़ोन करते हैं, कहीं से भी कोई पता नहीं चलता। इसी के बाद अमित द्विवेदी भागते हुए थाने जाते हैं, जहां फ़ोटो के जरिए अपनी पत्नी की पहचान करते हैं। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां शैलजा की लाश पड़ी हुई थी। लाश देखकर वह उसकी शिनाख्त कर लेते हैं। पुलिस के सामने और बड़े सवाल के जवाब ढूंढने बाकी थे। इस महिला की हत्या किसने और क्यों की? जब अमित द्विवेदी से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है, इस पर अमित द्विवेदी जिस शख्स का नाम लेते हैं उसे सुनकर हर कोई शौक रह जाता है। वह आर्मी चीफ का नाम लेते हुए कहते हैं कि उसी ने शैलजा की हत्या की होगी, क्योंकि वह काफ़ी समय से शैलजा को परेशान कर रहा था। अमित द्विवेदी ने जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का शक जताया था, उनका नाम था मेजर निखिल रॉय होंडा। अब सबसे पहले पुलिस ने निखिल रॉय होंडा के बारे में जानकारी निकलवाई तो पता चला कि निखिल रॉय होंडा की पोस्टिंग तो मेरठ बेस कैंप में है। अब अस्पताल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, जहां शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए जाया करती थी। कुछ ही देर की मेहनत के बाद पुलिस देखती है कि अस्पताल के बाहर जैसे ही शैलजा अपनी गाड़ी से उतरती है, दूसरी तरफ से एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार आती है। उस कार से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और थोड़ी देर के बाद दोनों कार में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी में दिखे उस व्यक्ति की पहचान मेजर अमित द्विवेदी निखिल रॉय होंडा के तौर पर करते हैं। निखिल होंडा की लोकेशन से भी पता चलता है कि जिस समय सड़क पर शैलजा की लाश मिली थी, उससे कुछ देर पहले तक शैलजा और मेजर निखिल होंडा का लोकेशन एक ही जगह का था। इसी दिन यानी 23 जून 2018 को सुबह 10 से 12 के बीच इन दोनों की कई बार फ़ोन पर बात भी हुई थी। इन सब खुलासों के बाद पुलिस होंडा की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी उसका पता नहीं चलता। इसके बाद अगले दिन यानी 24 जून 2018 की सुबह दिल्ली पुलिस कुछ काबिल ऑफिसर्स के नेतृत्व में एक टीम बनाती है और उन्हें जल्द से जल्द निखिल होंडा को पकड़ने का काम दिया जाता है। पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर छापेमारी करती है, मगर कहीं भी निखिल होंडा का पता नहीं चलता। चूँकि होंडा की पोस्टिंग मेरठ में थी, इसलिए दिल्ली पुलिस मेरठ तक जाने वाले सभी सड़कों पर लगे सीसीटीवी को भी खंगालना शुरू करती है। जांच में इसी रूट से एक टोल नाके पर लगे सीसीटीवी में वही कार दिखाई देती है, जो कार दिल्ली के आर्मी अस्पताल के बाहर दिखी थी। अब पुलिस की टीम मेरठ के लिए निकल जाती है। पुलिस की जांच पड़ताल में खुलासा होता है कि होंडा के पास एक और मोबाइल है, जिसका नंबर बस चंद लोगों के पास ही है। अब पुलिस वाले दूसरे नंबर को ट्रेस करते हुए आर्मी बेस कैंप में पहुंच जाते हैं। यहां पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि बस अभी कुछ देर पहले ही निखिल होंडा निकले हैं। पुलिस वाले अब उसी रास्ते पर निकल जाते हैं जिधर निखिल होंडा निकले थे। कुछ ही दूरी पर निखिल होंडा की कार दिखाई देती है। पुलिस वाले पीछा करते हुए उस कार को रोकते हैं और फाइनली निखिल होंडा को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दिल्ली पुलिस निखिल होंडा को लेकर दिल्ली आ जाती है और यहाँ पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है।
इस पूछताछ में जो कुछ भी खुलासा होता है उसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। पहले तो होंडा शैलजा की हत्या पर उसे पहचानने से भी इनकार करता है, मगर जब पुलिस उसे सबूत दिखाती तो वह धीरे धीरे राज खोलना शुरू करता है। होंडा के बयान के मुताबिक शैलजा से उसकी पहली मुलाकात 2015 में तब हुई थी जब होंडा की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी, जहां होंडा अकेले रहते थे, जबकि मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी शैलजा और अपने बच्चे के साथ रहते थे। साथ में ड्यूटी करने की वजह से दोनों की आपस में दोस्ती थी। दोस्ती की वजह से एक दिन निखिल होंडा मेजर अमित द्विवेदी के घर पहुंच जाते हैं। यही उनकी मुलाकात पहली बार शैलजा द्विवेदी से होती है। यहाँ पर दोनों में कुछ बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन दोनों में फिर बातचीत भी होने लगती है। बीतते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है, पर बातचीत भी पहले से भी ज़्यादा होने लगती है। पहले निखिल होंडा और शैलजा द्विवेदी की कभी कभी मुलाकात होती थी और ज़्यादातर ये दोनों फ़ोन पर ही बात किया करते थे। कुछ समय बाद इन दोनों में वीडियो कॉलिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शैलजा और निखिल होंडा तब वीडियो कॉलिंग किया करते थे जब मेजर अमित द्विवेदी के ड्यूटी का समय होता था। शैलजा इस बात की भनक भी नहीं लगने देती थी कि उनकी पत्नी निखिल होंडा से बात करती है। ऐसा 2015 से 2018 के शुरुआती महीने तक चलता रहा। एक बार जब शैलजा निखिल होंडा से वीडियो कॉलिंग कर रही थी, तभी मेजर अमित द्विवेदी रंगे हाथ अपनी पत्नी को पकड़ लेते हैं। यह सब देखने के बाद अमित द्विवेदी शैलजा के बीच काफ़ी रात तक इस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा भी होता है। अमित शैलजा को हिदायत देते हैं कि आज के बाद कभी भी निखिल से बातें नहीं करोगी और होंडा से भी मुलाकात करके अमित द्विवेदी कहते हैं कि आज के बाद तुम शैलजा से कोई संपर्क नहीं रखोगे वरना बहुत बुरा होगा। बयान के मुताबिक इस घटना के कुछ महीनों तक तो उन दोनों की फ़ोन पर बातचीत बंद रहती है, मगर कुछ ही महीनों बाद एक बार फिर से इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस घटना के कुछ ही समय बाद यानी 2018 के अप्रैल महीने में अमित द्विवेदी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता है। उस कारण अमित द्विवेदी अपने परिवार के साथ दिल्ली क्वार्टर में ही रहने लगती हैं, जबकि निखिल होंडा का मेरठ बेस कैंप में ट्रांसफ़र हो जाता है। बयान के अनुसार वीडियो कॉलिंग के दौरान जब शैलजा को पकड़ा गया था, उसके बाद से ही वह होंडा को कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। शायद शैलजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन निखिल होंडा फ़ोन करना बंद नहीं करता और अब वह शैलजा पर अपने पति अमित को छोड़ने का दबाव बनाने लगता है। साथ ही कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। कमाल की बात तो यह थी कि होंडा ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। पिछले महीने में ऐसा होता है कि शैलजा अमित द्विवेदी का फ़ोन उठाना लगभग बंद ही कर देती है। इसी बीच शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और वो आर्मी हॉस्पिटल इलाज के लिए जाती है। इस बात की जानकारी निखिल होंडा को भी लगती है। निखिल का फ़ोन उठाना लगभग शैलजा ने बंद ही कर दिया था। इस वजह से वह शैलजा से मिलने के लिए अपने आप को मरीज बताते हुए उसी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाता है, जहां शैलजा रोज़ आया करती थी ताकि इलाज के बहाने उससे मुलाकात हो जाए। हालांकि उसकी यह चाल ज़्यादा कामयाब नहीं होती और उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। इसके बाद वह अपने स्वस्थ बेटे को मरीज बनाकर अस्पताल में ज़बरदस्ती भर्ती करवा देता है। ऐसा उसने बस इसलिए किया था ताकि वह बेटे के इलाज के बहाने अस्पताल में रह सके। इलाज के बहाने से उसे आर्मी यूनिट पर छुट्टी भी आसानी से मिल जाती है और वह अस्पताल में रहते हुए शैलजा से मिलने का बहाना ढूंढता रहता है। यह चाल कामयाब भी हो जाती है और एक दो बार शैलजा से उसकी मुलाकात भी हो जाती है। इस मुलाकात के बाद शैलजा, जिसने निखिल का फ़ोन उठाना बिल्कुल बंद कर दिया था, फिर से उठाना शुरू कर देती है, पर इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। होंडा के बयान के मुताबिक जब शैलजा फ़ोन पर बात करने के दौरान अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़कर निखिल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो एक दिन निखिल शैलजा से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है
कि कम से कम तुम मुझसे एक बार मिल तो लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा। इसी के बाद 23 जून 2018 को जब शैलजा आर्मी अस्पताल में इलाज के लिए आती है, तो इस बार अस्पताल के अंदर जाने की बजाय बाहर ही रुक जाती है। प्लान के मुताबिक निखिल होंडा अपनी होंडा सिटी कार लेकर आता है और वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ किलोमीटर आगे जाकर निखिल अपनी कार रोक देता है और एक बार फिर से कार में इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। निखिल होंडा शैलजा पर शादी का दबाव बनाने लगता है। निखिल होंडा शैलजा को लेकर इतना पागल था कि वह कार के अंदर से ही अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। इसके बाद अब निखिल होंडा शैलजा से कहता है कि तुम भी अपने पति से बस जितनी